नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज का ये 7वां सेक्शनल टेस्ट है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट है जो आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश का है ना कि कर्नाटका, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। आपका जो पराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये केरला में है। उसके बाद दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट द अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड। किस राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, और इसी में अगला क्वेश्चन है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है उड़ीसा में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैड नॉट बीन नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन 2010। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 2010 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो यहाँ पर जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, यह आपका 2014 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाकी आपका इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलबार है ना, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबरबाला, ये आपके तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान 2010 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। बाकी डी वाला जो है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका 2014 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना था। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो पहले देख लेते हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, तो ये त्रिपुरा में ना होकर के कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। सैडल पीक नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में ही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको चूज करना था करेक्ट ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत है वो भी देख लेते हैं। जो नेरूरा वैली नेशनल पार्क लिखा हुआ है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में, और बालपाक्रम जो नेशनल पार्क है ये आपका है मेघालय में। तो ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेटिवली लिखे हुए हैं COD। बाकी माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपका अंडमान और निकोबार का है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क तेलंगाना लिखा हुआ है, जो कि गलत लिखा हुआ है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क ये आपका तेलंगाना में है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क ये आपका तेलंगाना में है। मुरुगवानी नेशनल पार्क ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आपका आंध्र प्रदेश में, ना कि तेलंगाना में, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following pair is an example of abiotic components? एबायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है अजैविक घटक का। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रेविटी, तो इसमें जो ग्रीन प्लांट है ये तो बायोटिक कंपोनेंट में आता है ना, जैविक घटक में आता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए लिखा हुआ है डीकम्पोजर्स एंड ह्यूमिडिटी, मतलब अपघटक और आर्द्रता, तो डीकम्पोजर्स भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रेडिएशन एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट है दोनों। बाकी सिम्बायोसिस और टोपोग्राफी में भी जो सिम्बायोसिस है ये आपका बायोटिक कंपोनेंट की श्रेणी में रखा जाता है, तो यहां पर बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पूछा तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपका एनर्जी, रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हीट फ्लो, एटमॉस्फेरिक गैसेज और ग्रेविटी, इतनी चीजें आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और सिम्बायोसिस, ये सारे ही आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे ए बायोटिक कंपोनेंट ही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द टुंड्रा बायोम आर मेनली फाउंड इन हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ध्यान रखिएगा, जो टुंड्रा बायोम है ये हाई
हाई नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स में पाया जाता है। अगर आप देखेंगे इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप 90 डिग्री पोल की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, विश्वतीय वर्षावन। उसके बाद आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी दिखाई देंगे 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर। उससे ऊपर आप जाएंगे फ्रेंड्स 55 to 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट दिखाई देंगे। उसके बाद आपको टैगा दिखाई देंगे जहां पर आपको बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं, और टैगा के ऊपर आपको मिलेगा टुंड्रा, ठीक है, जो कि पूरा आइस शीट से ढका हुआ होता है, ग्लेशियर से। तो जो टुंड्रा बायोम है दे फाउंड इन हाई नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स। और उसके बाद दिखा है कि टुंड्रा बायोम रिसीव्स अबाउट हाउ मच रेनफॉल, तो आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मेनली एसिडिक सॉइल फाउंड इन अबंडेंस इन टैगा बायोम। जो टैगा बायोम होता है उसमें मेनली एसिडिक सॉइल मिलता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो टैगा बायोम है एक तो आपका नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स पे है, और यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत शैलो होती है। शैलो होने के कारण आप कह सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन होता है ना, वो बहुत तेजी मतलब बहुत धीमे धीमे हो पाता है, क्योंकि पूरी बर्फ से ढकी हुई होती है। और एसिडिक होने का मेन रीजन हो जाता है लीचिंग फ्रॉम द रेन। चूंकि रेनफॉल होती है तो लीचिंग के कारण जो एसिडिक कंटेंट्स होते हैं वो आप कह सकते हैं वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ की जो टैगा सॉइल होती है, ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रिएंट्स में भी पुअर होती है, और जो ट्रीज होते हैं दे हैव शैलो रूट्स, ठीक है। तो इतने ऑप्शन मतलब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टैगा बायोम। तो एसिडिक और न्यूट्रिएंट्स आप देख लीजिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव मोर देन कितने, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं कितनी रेनफॉल रिसीव करते हो, तो ध्यान रखिएगा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये आपके जो सन का जोन होता है, सन के वार्मिंग का जो जोन होता है 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ, इसमें ये लाई करते हैं। और अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे लीच हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी यहाँ पर ज़्यादा है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, तो क्विक डिकम्पोजिशन होता है डेड मैटर का। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल के अपेक्षा यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है वो सबसे तेज होता है, और न्यूट्रिएंट सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द सॉइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर एंड डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। एक तरफ आपका बायोम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपके पेड़ लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा जो डिजर्ट होता है उसमें आपके सोलेनम टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। बाकी जो टैगा फॉरेस्ट हैं, टैगा फॉरेस्ट में आपके स्प्रूस ट्रीज मिलते हैं। जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन, वहाँ पर आपको कह सकते हैं मैपल ट्री उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्चिड ट्री, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन देखिए इनकरेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन जो डिजर्ट है सोलेनम ट्री इसके साथ ही करेक्टली मैच है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ही आपसे पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है ग्रासलैंड्स 25 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर, जो कि बिल्कुल सही है। जो ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उसमें एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर जो घासें हैं वो पाई जाती हैं। 75 सेंटीमीटर जो रेनफॉल वाली एरिया है आप कह सकते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सवाना, ठीक है। सवाना के जो घास जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे टाल ग्रासेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पर्णपाती वन लिखा हुआ है डिसीडियस फॉरेस्ट, दे रिसीव 76 to 127 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम बात करें टैगा फॉरेस्ट की तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल हो जाता है एक साल में। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तीनों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज ग्रासलैंड नेम पैम्पास आर फाउंड। पैम्पास किन 2 कंट्रीज में फैला हुआ है, तो अर्जेंटीना और अरगवे। पैम्पास जो है फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये एक ग्रासलैंड है, और ग्रासलैंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं मतलब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपका हो गया सवाना जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कैंपोस जो है ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, और जो लियानोज ये आपका वेनेजुएला में पाया जाता है। तो ये 3 आपको याद रखना होगा, सवाना ईस्ट अफ्रीका, लियानोज वेनेजुएला और कैंपोस ब्राज़ील।
कैंपोस ब्राजील में है, और ध्यान रखिएगा जो पैम्पास है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका अर्जेंटीना और अर्गे में पाया जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, एक में आ जाएगा आपका पैम्पास जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है इसका प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड का उदाहरण है। वेल्ड आपके साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। उसके बाद स्टेपी आपके सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, और जो डॉन है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इतने ग्रासलैंड्स का नाम एटलीस्ट आपको लोकेशन के साथ पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो न्यूजीलैंड में लिखा हुआ है वेल्स, तो वेल्स गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि जो वेल्स हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी बोला जाता है। ठीक है, कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। और हंगरी में आपके पुस्टैज ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जेट स्ट्रीम्स बेसिकली ब्लोज एट द हाइट ऑफ 7 to 10 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान रखिएगा जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये भूस्थैतिक पवनें होती हैं। ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, और ये वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका अगर सीधा लग रहा है तो जो विंड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब अगर वेक्टर बनाए हम लोग तो ये आपका पीजीएफ का वेक्टर हो जाएगा, ये आपकी विंड हो जाएगी, और ये आपका कोरियोलिस फोर्स जाएगा। तो ये वाली जो विंड चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसे ही जियोस्ट्रॉफिक विंड्स या फिर हम कह सकते हैं कि जेट स्ट्रीम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अपर ट्रोपोस्फीयर में चलती हैं। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, green plants converts carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight. Many marine animals use what carbonates to dissolved in seawater to make their shells. हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, और कई समुद्री जानवर अपने आवरण को बनाने के लिए समुद्र के पानी में घुले कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं कि वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर में 95 to 97% पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द लीस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लीस्ट अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाता है, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और जेनॉन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो क्रिप्टॉन होता है ये 0.001% पाया जाता है, हीलियम आपका हो जाता है 0.005%, हाइड्रोजन आपका हो जाता है 0.0005%, और जियॉन होता है ये आपका हो जाता है 0.0009%। तो देखिए हाइड्रोजन के आगे 4 जीरो लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम मात्रा में पूछा जाता है तो हाइड्रोजन आपका सबसे कम कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लेमरू एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड। किस स्टेट में आपका लेमरू हाथी अभ्यारण्य अवस्थित है। तो आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है। और अगला पार्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड, जो कि हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपका मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है। तो डी 18 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है उड़ीसा संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। बाकियों में देख लेते हैं क्या गलत है। असम में लिखा हुआ है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व आपका झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कामेंग एलिफेंट रिजर्व लिखा हुआ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और आसाम में आपका क्या मिलता है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड थे, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन वाज टू जनरेट 20 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय ईयर 2022। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 100 गीगावाट तक इसको कर दिया गया है। और जो आपका ये नेशनल सोलर मिशन है इसकी इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी वाज टू सेव एनर्जी अप टू। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग 10,000 मेगावाट तक की बिजली को सेव करने के लिए नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी को लॉन्च किया गया है ना, 2020 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम अप्रूव्ड। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन को
कब मंजूरी दी गई थी? तो 28 फरवरी 2014, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कई बार डेट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपका 2008 में ही आया था, तो ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। बाकी नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपका 2009 में आया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 अगस्त 2009, 24 ऑफ अगस्त 2009। नेशनल वाटर मिशन आपका आया था 6 अप्रैल 2011, 6 ऑफ अप्रैल 2011। ठीक है, तो बाकी दोनों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संबंध में आपको गलत वाक्य का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया वाज द अप्रूव्ड ऑन 20th of February 2014, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन टोटल आउटले ऑफ दिस मिशन वाज 75:25, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ सेंटर एंड एनी स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये आपका था 90:10 का, ये भी सही लिखा हुआ है। तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट लिखे हुए हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखिएगा 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो प्रोजेक्शन था बाय 2030, है ना, एज कंपेयर टू द 1917 द हिमालयन रीजन। ये डाटा कब का है? इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। हिमालय क्षेत्र में 1970 की तुलना में 2030 तक जो तापमान की में वृद्धि है वो 1.7 डिग्री से कितनी हो जाएगी? 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन वाज द फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ INCCA ऑन द एमिशन ऑन ग्रीन हाउस गैस हैड बीन पब्लिश्ड। तो हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर जो आपका INCCA है कि उसकी पहली मूल्यांकन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 11 मई 2010 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। INCCA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ध्यान रखिएगा इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, INCCA, वो हटा दीजिए बी से। आंसर क्या होगा? 11 मई 2010 को इसकी पहली मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द रामसर कन्वेंशन। देख लेते हैं। इट वॉज एडॉप्टेड इन 1971, जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद है इट वॉज एडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान, रामसर, बिल्कुल सही है। देयर आर करेंटली 46 रामसर साइट इन इंडिया। अभी हाल ही में 4 रामसर साइट ऐड हुई हैं, नहीं अभी आगे उसकी बात कर लेंगे हम लोग, ये भी ऑप्शन सही है। और 4 ऐड होने के बाद अब टोटल जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में 46 हो गई हैं। इसके बाद लिखा हुआ है इट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1972, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1975 में, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए आ गया वही क्वेश्चन कि 4 साइट्स हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 4 साइट नई ऐड की गई हैं, आपको गलत वाले बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक ऐड किया गया है, एक आपका भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड किया गया है, एक आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हुआ है और एक आपका है वधवाना वेटलैंड। तो ये 4 ऐड होने के बाद जो टोटल नंबर हो गया वो हो गया 46। तो इसमें गलत क्या लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, ये आपका भिवानी हरियाणा नहीं है, ये आपका गुरुग्राम हरियाणा है, ध्यान रखिएगा गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। 4 साइड ऐड हुई हैं और ये चारों साइट्स सही लिखी हुई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा साइट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है? तो ध्यान रखिएगा जो होकेरा वेटलैंड है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। बाकी सारे आपके हिमाचल प्रदेश में ही चंद्रताल लेक, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द मेजर सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। जो भारत के पवित्र उपवन है उनसे संबंधित आपको एक सही विकल्प का चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। तो पहला लिखा हुआ है गुम्पा वन, जो कि केरल में है। केरल में ये नहीं है, गुम्पा वन आपका अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सरना जो है ये आपका केरल में है, नहीं सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो गुम्पा वन है ध्यान रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो आपका सरना है ये आपका है झारखंड में। देवारा कादू जो है फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये आपका कर्नाटक में ही है। और जो सारा कावू है ये आपका है केरल में। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, गुम्पा फॉरेस्ट जो है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। जो सरना है ये आपका है झारखंड में। जो देवारा काडू है ये आपका कर्नाटका में सही ऑप्शन है, मिला हुआ है।
और जो साराकाऊ है ये आपका है केरला में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लोकल नेम्स ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया। तो वही क्वेश्चन है कि अब आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। भारत में पवित्र उपवनों के स्थानीय नामों से संबंधित गलत वाक्य आपको चुनना है। तो यहाँ पर लिखा है कीला लिंगदो, ये आपका मणिपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मेघालय में है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे सही मिलान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व इन द ईयर 2009। 2009 में यूनेस्को संरक्षित जैवमंडल आगारों की सूची में निम्न में से कौन सा जैवमंडल शामिल नहीं किया गया है? तो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 2009 में शामिल किया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है। उसके बाद जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी आपका 2009 में ही बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में, और नोकरेक जो है आपका ये है मेघालय में। उसके बाद है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका है उड़ीसा में, और इसे भी 2009 में यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में शामिल किया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में है, और इसको 2004 में शामिल किया गया है, ना कि 2009 में। तो डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस स्टेट में है। ध्यान रखिएगा, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैड बीन फर्स्ट नोटिफाइड? किस बायोस्फीयर रिजर्व को पहले अधिसूचित किया गया है? पहले नीचे लिखा हुआ है कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 2009 में अधिसूचित किया गया था। जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका गुजरात में है, 2008 में अधिसूचित किया गया है। सेचाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व जो है फ्रेंड्स, ये आपका 2010 में अधिसूचित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका 2011 में अधिसूचित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है कि पहले किसको नोटिफाई किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये इस लिस्ट में सबसे पहले नोटिफाई किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू मेजर माइक साइट्स ऑफ इंडिया। माइक साइट्स ऑफ इंडिया का मतलब हुआ मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। तो माइक का ये फुल फॉर्म हुआ। इसके विषय में आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देहिंग पटकाई, ये मेघालय लिखा हुआ है, ये आपका आसाम में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, आपको करेक्ट का चयन करना है। वैनाद जो कर्नाटक में लिखा हुआ है, ये आपका केरला में है। मयूरभंज छत्तीसगढ़ में ना होकर के कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। ईस्टर्न द्वार, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार, मैसूर कर्नाटक लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार ये आपका कर्नाटक मैसूर में है। उसके बाद लिखा हुआ है वेदांग थंगल पक्षी विहार, ये आपका कांचीपुरम तमिलनाडु लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। कुमाराकाम पक्षी विहार, कुमाराकाम बर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है कर्नाटक, जो कि गलत लिखा हुआ है। कुमाराकाम जो बर्ड सेंचुरी ये आपका केरल में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, इनकरेक्ट ऑप्शन का फिर से आपको चयन करना है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरी तरफ राज्य लिखे हुए हैं। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ये आपका है झारखंड में। तो पहला ही गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। तला कावेरी आपका कर्नाटक में है, रातापानी आपका मध्य प्रदेश में है, और जो जवाहर सागर पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका राजस्थान में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है। नागालैंड को मिलाया गया है नोंग खाइलेम से। तो नोंग खाइलेम जो है, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ की है, ये आपकी है मेघालय की, ना कि नागालैंड की। तो पहला आपका इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट का ऑप्शन का आपको चयन करना था। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। जो आपका सिपाही झाला है ये आपका त्रिपुरा में है, पांगोलखा आपका सिक्किम में है, और थोरांटलांग जो है ये आपका मिजोरम में है। इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन सेंचुरी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1975। इनमें से कौन सी मैरीन सेंचुरी 1975 में एस्टेब्लिश की गई है? तो सजना खाली समुद्री अभ्यारण्य, और हेलिडे द्वीप समुद्री अभ्यारण्य,
लोथियन द्वीप समुद्री अभ्यारण्य, ये तीनों ही ध्यान रखिएगा 1976 में इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है, 1976 में। तो नन ऑफ द अबव आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये तीनों ही जो मेरीन सेंचुरी हैं, सजना खाली, हॉलिडे और आपका लोथियन, ये तीनों ही आपके कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल में 1976 में इस्टेब्लिश किया गया है, 1975 में इनमें से कोई भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन सेंचुरी हैड बीन इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। इनमें से इनमें से कौन सी मैरीन सेंचुरी पहले इस्टेब्लिश हुई है? तो दमन दीव में आपका फूडम जो मैरीन सेंचुरी है ये आपकी 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी। गुजरात में खिजाड़िया समुद्री अभयारण्य जो है आपका 1981 में इस्टेब्लिश किया गया है। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा समुद्री अभयारण्य, कोरिंगा मरीन सेंचुरी आपकी 1978 की है। गोवा में आपका कुराव द्वीप मरीन सेंचुरी जो है ये आपका 1988 का है। तो सबसे पहले पूछी गई है, तो आप देखिए जो आंध्र प्रदेश की कोरिंगा मरीन सेंचुरी है ये आपकी 1978 में इस्टेब्लिश की गई है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट ऑप्शंस का आपको चयन करना था। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरोविले वनस्पति उद्यान, इसको कर्नाटका से मिलाया गया है जो कि गलत है। ओरोविले जो बॉटेनिकल गार्डन है ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ये आपका वेस्ट बंगाल में ही है जो कि बिल्कुल सही मिलान है। गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन ये आपका ऊटी तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, ऊटी तमिलनाडु में। और जो जवाहर नेहरू बॉटेनिकल गार्डन है ये आपका गंगटोक सिक्किम में है, ठीक है, जवाहर नेहरू बॉटेनिकल गार्डन गंगटोक सिक्किम। गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन ये आपका ऊटी तमिलनाडु में है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन आपका वेस्ट बंगाल में है। और ओरोविले बॉटेनिकल गार्डन आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। लॉयड्स वनस्पति उद्यान, लॉयड्स बॉटेनिकल गार्डन ये आपका दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में, ना कि कूच बिहार में, ठीक है। ये आपका कहाँ है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। तो ए वाला इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। जो आपका पिलीकुला वनस्पति उद्यान है ये मैंगलोर में है। रॉयल वनस्पति उद्यान हावड़ा में है। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क जो है आपका जोधपुर में है। तो बी सी डी सारे ऑप्शन सही हैं, ए वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। थीन जो है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टी लीव्स, है ना, जो चाय की पत्तियां होती हैं उनसे थीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो निकोटीन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द टोबैको लीव्स। कैफीन आपकी कहाँ से एसोसिएटेड है, कॉफ़ी बीन से एसोसिएटेड है। तो तीनों ही ऑप्शन ऊपर के गलत मिले हुए हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरिन का, तो ये आपका जो राउलेफिया जो होते हैं उनके रूट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो रेसरपाइन जो है ना, रेसरपाइन एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करेंगे रेसरपाइन, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राउवेल्फिया रूट्स, है ना, राउवेल्फिया के जो रूट्स होते हैं उनसे रेसरपाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। रबर जो है लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीविया प्लांट, जो कि बिल्कुल सही है। जो रबर है हीविया पौधे से प्राप्त लेटेक्स जो होते हैं वहाँ से रबर निकाला जाता है। एंड कत्था जो है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ऑफ अकासिया प्लांट, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ओक ट्री, ओक ट्री से ही कॉर्क निकाला जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लीफ से नहीं होता है, पत्तियों से एसोसिएटेड नहीं है, ये बार्क से एसोसिएटेड है, ठीक है। कॉर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ओक ट्री। उसके बाद जो कुनैन है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना था। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेसल कन्वेंशन है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 1998 में नहीं 1989 में आया था, ठीक है। जो बेसल कन्वेंशन है ये आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, 1989 में आया था। एंड ये कन्वेंशन जो था ध्यान रखिएगा इट इज़ मेड टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डरस वेस्ट। जो हजार्डरस वेस्ट होते हैं उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए, या फिर जो डिस्पोजल मटेरियल होता है उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन किया गया था 1989 में। इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी पे था ये 2000 में ही आया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था, बाकी सारे गलत हैं। बेसल में क्या गलत है मैंने बता दिया, 1989 में ये बेसल कन्वेंशन हुआ था एंड इट इज़ टू कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेट्स एंड डिस्पोजल मटेरियल। उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एक कन्वेंशन था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एक कन्वेंशन था नगोया प्रोटोकॉल, जो कि आपका आया था 2010 में, ना कि 2011 में। तो बी सी ऑप्शन भी गलत लिखा हुआ है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था फ्रेंड्स, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जिस HFCs के कारण होता है उन पर रोक लगाने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, ना कि 2015 में। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पे ये 2000 में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया इन सभी का मेंबर है और बाकी आपको पता हो गया ये सारी कन्वेंशन किस लिए कौन सा हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन हैड बीन फर्स्ट अडॉप्टेड। इनमें से कौन सा कन्वेंशन पहले अडॉप्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो बून कन्वेंशन था ये आपका 1979 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये आपका 1992 में हुआ था और वीना कन्वेंशन आपका 1985 में हुआ था। तो इस तरह से सबसे पहला इनमें से कौन सा कन्वेंशन हुआ, बून कन्वेंशन। बून कन्वेंशन किस लिए था, जो आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS जिसको बोला जाता है, ये उसका कन्वेंशन था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, इट इज़ कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके लिए आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। बाकी जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे 1992 में कन्वेंशन किया गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और नोटिफिकेशन हैड बीन फर्स्ट इंप्लीमेंटेड। इनमें से सबसे पहले कौन इंप्लीमेंट हुआ था, तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये आपका 2002 में इंप्लीमेंट हुआ था। नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी ये आपका 1997 में इंप्लीमेंट हुआ था। नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट ये आपका 1995 में इंप्लीमेंट हुआ था। और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है ये आपका 1991 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो इस तरह से जो पहले इंप्लीमेंट हुआ था वो कौन सा होगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में लोकेटेड नहीं है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसको WWF भी बोला जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा, नैरोबी केनिया में है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो UNEP राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केनिया। ठीक है, IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ध्यान रखिएगा, WMO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, IUCN का भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और जो UNEP है उसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1984 का नहीं है, ये आपका 1985 का है। अपीको मूवमेंट आपका 1983 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जंगल बचाओ आंदोलन आपका 1982 का है, ध्यान रखिएगा, है ना, 1982 का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है ना, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। विटलैंड इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स साइट का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वेटलैंड इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ये आपका नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। तो सही मिलान आपसे पूछा है इनमें से कौन सा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था, तो देख लेते हैं। नाइट्रोजन इट गिव्स प्लांट अ डार्क ग्रीन कलर, जो कि बिल्कुल सही है। जिंक जो है इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। और जो कॉपर है इट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ विटामिन ए इन द प्लांट्स, पौधों में विटामिन ए के फॉर्मेशन और ग्रोथ में कॉपर मदद करता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.